झारखंड के बहुत ही डायनेमिक लीडर ऑफ अपोजिशन, ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, झारखंड के बहुत ही डायनेमिक लीडर ऑफ अपोजिशन श्री अमर कुमार बावरी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री बाल मुकुंद जी सहाय, श्री मनोज सिंह जी प्रदेश महामंत्री, श्री दीपक प्रकाश जी सांसद, चल गया काम, वर्तमान के भी सांसद, और मेरी बात सच हो तो ताली बजाइएगा, आगे के लिए के भी सांसद, और वैसे ही हमारे श्री संजय जी सेठ राज्यसभा के सांसद, श्री समीर उरांव। समीर उरांव को आज बोलते हुए पहली बार मैंने सुना। संसद में बोलते हैं, लेकिन चूंकि हर समय हमारी उपस्थिति संसद में नहीं रहती है, डिप्टी लीडर हूं मैं लोकसभा का, लेकिन आज मैंने बहुत गंभीरतापूर्वक सुना है। और सामान्यतः जब कोई बोलता है तो मैं अपना मस्तिष्क केंद्रित करके बोलने वाले के हर वाक्य को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुनता हूं। समीर उरांव जी आज बोले बहुत अच्छा, और हमारे मित्र, लंबे समय से हम लोगों ने इस झारखंड में काम किया है, ऐसे श्री रविंद्र कुमार जी राय, और यहां मौजूद हमारे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, आप सब लोगों ने, लंबे अरसे के बाद मैं रांची आया। रांची में लंबे समय तक पहले मैं रुका हूं। गवर्नर हाउस के सामने मैंने कार्यकर्ताओं को लेकर धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, और पूरे रांची क्या पूरे झारखंड के कोई जनपद, शायद ही कोई ऐसी विधानसभा क्षेत्र बची हो जहां की मेरा जाना न हुआ हो और मेरी सार्वजनिक सभाएं न हुई। मुझे बराबर झारखंड में ऐसा महसूस होता रहा है कि झारखंड के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमारा पारिवारिक रिश्ता है, और लंबे अरसे के बाद मुझे आने का अवसर मिला तो मुझे सुखद अनुभूति हुई। इसके पहले मैं चतरा की सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद आप सभी कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर उपस्थित हूं। अभी ये बतला रहे थे हमारे बाल मुकुंद जी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष भी रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूं, राष्ट्रीय महामंत्री भी रहा हूं, और दो बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूं। उनको मालूम नहीं होगा, मालूम होता तो जरूर बोलते हो, मैं युवा मोर्चे का भी जिलाध्यक्ष रहा हूं। युवा मोर्चे का भी मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, युवा मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूं, और युवा मोर्चे का राष्ट्रीय महामंत्री भी रहा हूं। कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आप ही की तरह जहां आप बैठे हैं, वर्षों तक मैं बैठ चुका हूं। ये भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुस्तान की इकलौती पार्टी है जो कि धरातल पर काम करने वाले, गांव में काम करने वाले कार्यकर्ता को दो बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है। मैं देखता हूं कि कभी कभी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है तो बहुत निराश होते हैं, क्या होगा, हमारा भविष्य समाप्त हो गया। मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि केवल कार्यकर्ता नहीं है, मानव मात्र के बारे में मेरी जो यह धारणा है, मांगने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जो होना है वह होकर रहेगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मणे वाधिकारेस्तु मां फलेषु कदाचन। ऐसे ही नहीं कहा है, वो परमात्मा का कथन है। और हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने चित्त में यह बात बैठानी चाहिए।
परमात्मा ने यह कोई छोटा अवसर हमको नहीं दिया है, चाहे मंडल अध्यक्ष के रूप में, चाहे बूथ अध्यक्ष के रूप में अथवा जिलाध्यक्ष के रूप में। भारतीय जनता पार्टी जैसी एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमको काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लोग ये कहेंगे कि सारी राजनीतिक पार्टियां तो एक ही तरह की होती हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन सी एक विशेष प्रकार की राजनीतिक पार्टी है? मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि हमारी राजनीतिक पार्टी में सारे लोग आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे, लेकिन अधिकांश लोगों के बारे में, नेतृत्व के बारे में मैं कह सकता हूं, एक नेता के संबंध में जो आपकी अपेक्षाएं होती हैं, हमारा हर नेता आपकी अपेक्षा की कसौटियों पर पूरी तरह से वह खरा उतरेगा। और अकेली पार्टी इस हिंदुस्तान की है जिसकी एक अपनी विचारधारा है, जिसकी अपनी आइडियोलॉजी है। किसी राजनीतिक पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। साम्यवादी ये कहते हैं कि हमारी विचारधारा है, हमारी आइडियोलॉजी है, हमारा पॉलिटिकल थॉट है, लेकिन साम्यवादी विचारधारा की प्रासंगिकता अब पूरी तरह से भारत की राजनीति से क्या, दुनिया की राजनीति से समाप्त हो चुकी है। ऐसी राजनीतिक पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं कभी कभी देखता हूं कि आपस में ही खींचतान होने लगती है राजनीतिक क्षेत्र में। बहन भाइयों, हमसे किसी ने खींचतान किया होगा, मैंने कभी खींचतान नहीं किया है, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। मैं पूरी सृष्टि का संचालन करने वाले विधाता परमात्मा की शक्ति पर मैं पूरा विश्वास करता हूं। देर कहीं हो सकती है, लेकिन विधाता के दरबार में कभी देर नहीं होती, अंधेर नहीं होती है। कभी देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं होती है। लोग ये कहेंगे कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं से आप आध्यात्म की बात कर रहे हैं। अध्यात्म की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, वही कार्यकर्ता श्रेष्ठ होता है, वही कार्यकर्ता अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करता है जिसका मन बड़ा होता है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। कार्यकर्ता बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में अपना मन मत टूटने देना, मैं यह अपील आप सबसे करना चाहता हूं। और यह सामर्थ्य यदि किसी के अंदर है तो आप जैसे कार्यकर्ताओं के अंदर है। मैं चतरा गया था, वहीं से आ रहा हूं सभाओं को संबोधित करते हुए। देश के कई राज्यों में जा चुका हूं। दूसरी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी देखा है मैंने। जब कभी कभी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से तुलना करता हूं तो बहनों भाइयों, मुझे गौरव की अनुभूति होती है। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, चुनाव का वर्ष है। चुनाव का वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। दिल खोलकर, पूरी हिम्मत के साथ, समय लगाकर, पूरी निष्ठा के साथ, मैं इस निष्ठा शब्द का प्रयोग जानबूझकर मैं कर रहा हूं, हमें लगने की जरूरत है। अब आप कहेंगे कि आपके ऊपर गुजरी होती तब आपको समझ में आता। ऐसे भी सोचने वाले लोग हैं, लेकिन आपको मैं बतलाना चाहता हूं, और हमारे समय के जो लोग हों आप उनसे जाकर पूछ लीजिएगा। मिर्जापुर भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जब मैं 18 महीने जेल से में रहने के बाद जब मैं बाहर आया था, एकाएक उस समय जनता पार्टी सारी राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर बनी थी। उस समय मुझे टिकट मिल गया पार्लियामेंट का, 25.5 साल की उम्र, सिंबल मिल गया, जमा हो गया। मजिस्ट्रेट ने मुझे सिंबल अलॉट करने के लिए बुलाया, तभी फैक्स से हमारे अथॉरिटी लेटर का कैंसिलेशन ऑर्डर, और एक फकीर अली अंसारी हुआ करते थे राय नारायण सिंह जी के ग्रुप के, चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी के, उनको टिकट मिला था। उन्होंने जमा किया, आक्रोश था। लेकिन उसके बाद
दूसरे दिन ही चौधरी चरण सिंह जी की सभा थी, जनता में आक्रोश था, कोई अध्यक्षता करने को तैयार नहीं था। तो हमारे सीनियर लीडर्स ने कहा कि राजनाथ सिंह तुम अध्यक्षता करो चौधरी चरण सिंह की। मैंने कहा कि मैं 25-26 साल का, मैं क्या अध्यक्षता करूंगा? लेकिन उन्होंने कहा करो। मैंने कुछ बोलते हुए 3-4 मिनट के अंदर ही अंतिम वाक्य जो कहा था मुझे अच्छी तरह आज याद है, और पूरी तरह से मिर्जापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यह प्रचलित वाक्य था। मैंने कहा था, जनता से अपील की थी, दुर्भाग्यवश मेरा नाम तो मतदान पत्र पर रहेगा ही, क्योंकि समय गुजर गया था, वापस नहीं ले सकता था। लेकिन किसी ने मेरे नाम के आगे मुहर लगा दी तो मैं समझूंगा कि मेरे मस्तक पर वह कलंक का टीका लगा रहा है। उसका परिणाम यह हुआ कि चौधरी चरण सिंह जी दूसरी राजनीतिक पार्टी के थे। उन्होंने हमारे जनसंघ के प्रदेश के नेताओं से कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं एक टिकट राजनाथ सिंह के लिए मांगता हूं। क्या हम सब अपने जीवन में बड़प्पन का परिचय नहीं दे सकते? हर समय लोभ प्रलोभन में हम इतने कुंठित हो जाते हैं। मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता ऐसा नहीं है, और जानबूझकर यह सब सारी बातें मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। कभी कभी इस प्रकार के विचार मन के अंदर आते रहते हैं, इनसे बचें। बूथ कमेटियों की बैठक करिए, पन्ना प्रमुख जो है उनके साथ बैठक करिए। संपर्क आपका हो गया कि नहीं सारे पन्ना प्रमुखों का, जो भी नाम आपके सूची में थे। नए मतदाता जो बने हैं, नए मतदाताओं के साथ संपर्क अभी हो पाया कि नहीं हो पाया? और हमारा पन्ना प्रमुख भी जाए, जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों से, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं इसकी चर्चा की है, लाभार्थियों से कहे कि मोदी जी ने आपको प्रणाम बोला है, नमस्कार बोला है। आप कल्पना करिए, कोई भी लाभार्थी होगा उसके दिल को छू जाएगा। मनुष्य भावना प्रधान प्राणी होता है, और यह दायित्व और कोई नहीं निभा सकता, आप ही निभा सकते हैं। अब यह सब सारा करने के लिए क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए नहीं कि हमारे दीपक जी जीत जाएंगे, इसलिए नहीं कि हमारे समीर उरांव जीत जाएंगे, अर्जुन मुंडा जी आज नहीं है क्योंकि आज संभवतः बहुत ही आवश्यक काम था, वो बात कर मुझसे गए हैं, ऑफिशियल वर्क था। ये केवल उन्हीं के लिए नहीं है कि ये जीत जाए। हम अपना पार्टी को विजय दिलाने के लिए हम यदि कोशिश कर रहे हैं तो केवल पार्टी को विजय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि हम देश बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देश को बनाने में यह आपका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम सबको करने की जरूरत है। और हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय पार्टी, क्रेडिबल, मोस्ट क्रेडिबल, अति विश्वसनीय पार्टी हिंदुस्तान की यदि कोई है इस समय, तो मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं, हमारी आपकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1951 का जनसंघ का चुनावी घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए। उस समय जो हम लोगों ने कहा था, बाद में भी हम लोग बराबर हर 5 साल के बाद अपने चुनावी घोषणा पत्र में वही सब सारी बातें कहते चले आए। लोग ये कहते थे, ये जनसंघी, ये भाजपा के लोग बराबर वादे करते हैं, कुछ करेंगे तो नहीं, लेकिन हम लोग बराबर कहते थे, हाँ ये हमारे ये मुद्दे हैं, यदि जिस दिन मुझे संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा हम इसको प्रभावी तरीके से लागू करेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, धारा 370 की बात हम लोगों ने कही थी। आपने देखा संसद में बहुमत मिल गया, चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, और आज जम्मू कश्मीर का वही स्टेटस है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का स्टेटस है। हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। लोग ये कहते थे कि ये भाजपा वाले नारा लगाते हैं, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे।
लेकिन इतना धोखा देते हैं लोग, रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, वह तारीख आ गई 22 जनवरी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और इस तरफ भी ध्यान दीजिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। रामलला कुटिया से निकलकर महल में आ चुके हैं। यह भारत में राम राज्य आने का संकेत हो चुका है। मेरे बहनों भाइयों, इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए। जो भी वादे किए सब पूरा किए। अब हम लोगों ने 3 तलाक की बात कही थी। लोग ये कहते हैं कि साहब हिंदू मुस्लिम धर्म में के संबंध में आप बोलने वाले क्यों होते हैं? अरे मैंने कहा, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, सिख हो, सभी तो भारत माता के ही बेटे हैं। हम क्यों नहीं चिंता करें? चाहे हिंदू की मां बहन हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे ईसाई की हो, किसी की हो, उसकी मां बहन हमारी मां बहन है। यह भारत की परंपरा है। हम केवल वोट की राजनीति नहीं करते, हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि कोई वोट दे अथवा न दे, लेकिन माताओं बहनों का सम्मान सुरक्षित रखना यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और अपनी इस जिम्मेदारी का हम निर्वाह करेंगे। और आपने देखा कि 3 तलाक की प्रथा को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। जो कहा था सब किया है। हम लोगों ने कहा था भारतीय जनता पार्टी को जिस दिन केंद्र में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर मिल गया, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। भारत ही नहीं, आज सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार कर रही है कि भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। दुनिया में मेरे बहनों भाइयों, भारत का कद बढ़ा है। पहले भी मैं विदेशों में जाता रहा हूं, आज भी मैं जाता हूं। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम कुछ बोलते थे तो दुनिया हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए नहीं लेती थी, लेकिन आज यदि हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलते हैं, सारी दुनिया दोनों कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत दुनिया में बनी है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब ये कहते हैं, अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता, दुनिया में 21वीं सदी यदि किसी देश की होने वाली है तो भारत की होने वाली है। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं। क्यों है ऐसा? अभी रशिया यूक्रेन की चर्चा कर रहे थे हमारे अमर कुमार बावरी जी। ये घटना की जानकारी मैं समझता हूं आप सबको होगी। रशिया यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, दोनों तरफ से मिसाइल चल रही थी। हमारे बहुत सारे भारत के बच्चे वहां पर मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे। उनके माता पिता ने यह कहना शुरू किया कि प्रधानमंत्री जी, चाहे जैसे भी हो, हम लोग नहीं जानते, हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए। बहनों भाइयों, ये हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा था। 56 इंच की छाती का यह करिश्मा था कि उन्होंने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और साथ ही दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश माना जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। 4.5 घंटे के लिए रूस यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे वहां से भारत आ गए। यह है आज का भारत, यह है आज का भारत। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष यदि कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी तो ऐसे ही नहीं कहते, वो देखते हैं, समझते हैं चीजों। और यहां पर हम लोगों के ऊपर यह कहा जाता है हम लोग सांप्रदायिक पार्टी हैं। हिंदुस्तान की सबसे सेकुलर पार्टी, सबसे पंथ निरपेक्ष पार्टी यदि कोई है
जो जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करती है, वो अकेली पार्टी है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। क्यों कहते हैं? क्या हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ यदि हिंदुओं को मिला है तो क्या मुस्लिम्स को, ईसाई को, पारसी को, इन लोगों को नहीं मिला है जो भारत के नागरिक हैं? कहां भेदभाव किया? विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल है। मुद्दों का अकाल है ही नहीं मुद्दे उनके पास। इसलिए इस तरीके की बेतुकी वह बातें उनके द्वारा की जाती हैं। और मैं समझता हूं हमारे कार्यकर्ताओं के पास इसका जवाब है, वो दे सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत कितना मजबूत हो रहा है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको एहसास हो रहा होगा। कांग्रेस बराबर यही नारा देती थी, हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी हटाएंगे। बहनों भाइयों, गरीबी हटी नहीं, बल्कि गरीबी बढ़ती चली गई, गरीबों की संख्या बढ़ती चली गई। हम लोगों ने कभी नारा नहीं दिया कि हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी मिटा देंगे। करके दिखाया है। और मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स इस सच्चाई को स्वीकार करती हैं कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हुए हैं। सबको मकान मिलेगा, मुफ्त दवा मिलेगी, किसानों को 6,000 रुपया सम्मान निधि के अंतर्गत मिलेगा। प्रधानमंत्री कहेगा गरीब घरों में भी टॉयलेट बननी चाहिए। क्या कभी किसी ने सोचा था? यह ईश्वरीय कार्य नहीं है तो और क्या है? भारत में करिश्मा हो रहा है मेरे बहनों भाई, और उसी का परिणाम यह है। कुछ राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो कि चटपट कोई रिजल्ट देकर चुनाव जीतना चाहती हैं। उसको अंग्रेजी में शॉर्ट टर्मिज्म बोलते हैं। और कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं, देश का हित होना चाहिए, चुनाव को ध्यान में ले, देश का हित होना चाहिए, उसके लिए दूरगामी भी कोई योजना बनानी हो तो बनाने में रंच मात्र संकोच नहीं करती हैं। उसको अंग्रेजी में लॉन्ग टर्मिज्म कहते हैं। शॉर्ट टर्मिज्म में हम लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया कि चुनाव आने वाला है और चुनाव में हमको विजय हासिल करनी है, जल्दी से इस काम को चाहे जैसे भी है थोड़ा बहुत करके जनता को संदेश दे दो ताकि उनका हमको समर्थन हासिल हो जाए। हमने देखा है, भले ही हमारी नीतियां दूरगामी हों, लंबे समय के बाद इनके परिणाम मिलने वाले हैं। अच्छे यदि परिणाम मिल रहे हैं हम उसे लागू करेंगे। डीमोनेटाइजेशन का फैसला प्रधानमंत्री ने लिया, कितनी बहुत लोगों ने ऐसी नाराजगी व्यक्त की, आज उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। जीएसटी लागू हुई थी, जीएसटी इतना हाहाकार मचा था, आज हर व्यापारी कह रहा है कि जीएसटी लागू किया है, बहुत सारे संकटों से हमको निजात मिल गई है। निर्णय लिए जाने चाहिए तो देश के हित को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाने चाहिए, केवल चुनाव जीतने को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए। अब कल एक रिपोर्ट हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ जी कोविंद ने चुनाव कैसे होना चाहिए, क्या हमको पद्धति अपनानी चाहिए भारत में, उस पर एक रिपोर्ट इस समय की माननीय राष्ट्रपति महोदया को उन्होंने प्रस्तुत किया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब उसको लेकर भी हमारे विपक्षी दल शोर शराबा मचा रहे हैं। भाई बहस करो, चर्चा करो, कोई सुझाव देना हो सुझाव दो। यदि सारे इलेक्शन विधानसभा के लोकसभा के साथ होते हैं तो क्या यह तय नहीं है कि समय की भी बचत होगी, धन की भी बचत होगी, काम तेजी के साथ होगा। विपक्ष का मतलब यह नहीं होता है कि
केवल आरोप के लिए आरोप लगाए जाए। मैं तो विपक्ष से भी अपील करना चाहता हूं, कृपया इस संबंध में भी वो बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करें कि क्या करना। अब केंद्र में मैं यहां जानता हूं, यहां के झारखंड को नक्सलवाद से कितना बुरी तरह प्रभावित था। 2014 में मैं भारत का गृह मंत्री था। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उसके बाद नक्सलवाद जो कम होना प्रारंभ हुआ, काफी हद तक नक्सलवाद अब झारखंड से समाप्त हो चुका है। हमारे सरकार के काम काज का भी असर उनके ऊपर भी होगा, इसके प्रति मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। वैसे हैं कुछ लोग कहते हैं एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा को लेकर हम चल रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की दाल नहीं गलने पाएगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। झारखंड के बारे में एक बात और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से। मुझे लगता है कि आप लोगों को बधाई दे दूं। झारखंड हिंदुस्तान का अकेला राज्य है जहां का एक मुख्यमंत्री 2 दिन के लिए गायब हो गया था, ढूंढा जा रहा था। ये मुख्यमंत्री जी गए कहां? गवर्नमेंट की एजेंसियां तलाश रही थी, लेकिन उनका पता ही नहीं लगा। फिर प्रकट हुए, लेकिन आपके पूर्व मुख्यमंत्री मिल गए आप सबको, इसलिए आप सबको बधाई, समस्त झारखंड वासियों को बधाई। अब आजकल जेल के भीतर हैं। भ्रष्टाचार के दंश ने झारखंड को बहुत ही दसा है। भ्रष्टाचार के दंश को झेला है यहां के लोगों ने। और भ्रष्टाचार को भी मैं नहीं कहता हूं कि हम पूरी तरह से रूट आउट कर देंगे, पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, ऐसा मैं कोई दावा नहीं करना चाहता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन भ्रष्टाचार को कम करने में हम लोगों ने काफी हद तक कामयाबी हासिल की है, और भ्रष्टाचार को कम करने में हम कामयाब होंगे जब तक मनुष्य की प्रकृति में परिवर्तन नहीं आएगा, सिस्टम में जब तक बदलाव नहीं आएगा, तब तक भ्रष्टाचार को पूरी तरह से रूट आउट नहीं किया जा सकता। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी ने एक बार प्रधानमंत्री थे। मैं आलोचना नहीं करता किसी प्रधानमंत्री की, हमारी कुछ एक अलग शैली है, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है, इंडिविजुअल नहीं है, इंस्टीट्यूशन है। इसलिए मैं उसकी सीधे आलोचना कभी नहीं करता हूं। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार मजबूरी जाहिर की थी, कहा था क्या करें, हम ऊपर से 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन बामुश्किल नीचे 14 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है। अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और जनधन आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिमूर्ति तैयार कर दी उन्होंने, ऐसी ट्रिनिटी बना दी कि आज दिल्ली के बैंक से भी 100 पैसा निकलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। बहनों भाई, तो भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता है। भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, यह आवश्यक है। मेरे बहनों भाइयों, आपको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि इस समय हमारा भारत कमजोर भारत नहीं रहा है। हमारा भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। मुझे याद है 2014 में रक्षा मामलों में हम लोग जो सामान यहां बनाते थे, थोड़ा बहुत 900 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते थे, यानी दुनिया के दूसरे देशों को बेचते थे, छोटे छोटे देशों को। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा एक्सपोर्ट 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। टैंक, तोप, बारूद, एमिनिशंस, मिसाइल्स, गोले भारत में बन रहे हैं और भारतवासियों के हाथों से बन रहे हैं। रक्षा मामले में भी भारत तेजी के साथ आत्मनिर्भर हो रहा है।
अभी अभी एक देश को हम लोगों ने बेचा, खुलकर नहीं बोल सकते उसके ऊपर। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। अब हम लोगों की हैसियत हो गई है कि अब ऐसा नहीं क्या जब चाहे तब कोई आंख दिखा दे, ऐसा नहीं है। भारत अब ताकतवर देश है। जो दिखाएगा तो फिर हां, अब आगे नहीं कहूंगा। झारखंड वाले समझते हैं तब हां का मतलब समझते हैं। बहुत नहीं बोलना चाहिए इस पर। यह स्थिति है भारत की। और भारत अब पहले दुनिया के 11 देशों में अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से था, 5वें पर आ गया है। सुन लेना मेरी बात, मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स कह रही हैं कि जल्दी ही भारत 2027 आते आते दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। भारत सुपर पावर बनने जा रहा है और 2047 तक भारत एक विकसित भारत बन जाएगा। यह है हम सभी लोगों का लक्ष्य। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करने आया हूं कि बहनों भाइयों, पूरी ताकत लगाकर हम लोगों को चुनाव में विजय हासिल करनी है। किसी की किन्हीं बात को लेकर भी कोई नाराजगी हो, व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, लेकिन कम से कम देश से तो आपकी नाराजगी नहीं हो सकती ना। हो सकता है किसी बात को लेकर आप संजय जी से दुखी होंगे, नाराज होंगे, समीर उरांव से किसी बात को लेकर दुखी होंगे, नाराज होंगे, अर्जुन मुंडा की बात को लेकर दुखी नाराज होंगे। अर्जुन मुंडा से हो सकते हैं, लेकिन देश से आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूं। यदि कोई बात होगी तो मिल बैठकर हल कर लेंगे व्यक्तिगत। और इस सच्चाई को भी आप जानते हैं कि हम राजनीति करने वाले लोग जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं वो जनता को जनार्दन मानते हैं। जनार्दन का मतलब समझते हैं? भगवान मानते हैं। जनता को जनार्दन मानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने परिवार को जनार्दन मानती है। भाजपा और कांग्रेस के बीच मौलिक अंतर यह है। भारत एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और नए भारत का निर्माण होते हुए हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसलिए और तेजी के साथ हम सभी कार्यकर्ताओं को लगने की आवश्यकता है। यह मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं और इसी अपील के साथ आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।